नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी प्रशासकीय कानून। क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? जो पब्लिक लॉ होता है ना साहब, उसी की एक ब्रांच होती है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। पब्लिक लॉ का मतलब है वो कानून जो कि इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में रिलेशंस को रेगुलेट करता है, तो उसकी एक ब्रांच है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब ये स्पेसिफिकली किन चीज़ों में डील करता है साहब? जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ होती हैं उनकी क्या पावर्स होंगी, क्या फंक्शंस होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगी, कैसा उनका स्ट्रक्चर होगा और उनकी पावर्स की क्या लिमिटेशंस होंगी, कौन से वो मेथड्स होंगे या प्रोसीजर्स होंगे जिनको फॉलो करके ही वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर उनकी पावर्स के द्वारा किसी भी इंडिविजुअल के राइट का वॉल्यूशन होता है तो उस इंडिविजुअल के पास क्या रेमेडीज़ उसके पास अवेलेबल होंगी, ये सारी चीज़ें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमें बताता है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो साहब शुरुआत में इंसान को स्टेट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी थी? ताकि उसकी जो लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके, है ना। तो इसलिए स्टेट का काम भी उतना ही होता था, वो थोड़ा थोड़ा टैक्स कलेक्ट किया करता था। जो भी स्टेट में अथॉरिटी होती थी, राजा महाराजाओं के टाइम पे राजा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी हुआ करता था और जुडिशियल हेड भी हुआ करता था। धर्म के आधार पर वो डील करता था लोगों के साथ और जस्टिस को इंश्योर करता था, सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था, टैक्स कलेक्ट करता था और अपने स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाता था। ठीक है जी, तो ये था एक पुलिसिंग स्टेट। और जो इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक जो कंसेप्ट है लेजिस्फेयर का कंसेप्ट चला करता था। लेजिस्फेयर मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी, डिमांड के हिसाब से सप्लाई या प्राइसेस जो हैं वो डिटरमाइन होते थे या सप्लाई के हिसाब से डिमांड डिटरमाइन होती थी। तो मिनिमम गवर्नमेंट कंट्रोल होता था और जो इस पॉलिसी का आइडिया ये था कि जो गवर्नमेंट है या लॉ है उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए किसी भी बिजनेस में, ट्रेड में, फाइनेंस में या लोगों की वर्किंग कंडीशंस में, है ना। जैसा चल रहा है फ्री मार्केट फोर्सेस को ये डिटरमाइन करना चाहिए कि किस तरीके से इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। लेकिन इसके बहुत सारे जो हैं रेपरकशंस थे जो कि लोगों को झेलने पड़ रहे थे। सबसे पहला तो जो गरीबों के और अमीरों के बीच में जो गैप था वो बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि अमीर जो है वो गरीबों को एक्सप्लॉइट किया करते थे, उनका शोषण किया करते थे। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो परेशानी है वो भी बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी और जो एक्सप्लॉयटेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और तीसरा रिच पुअर गैप। तो ये तीन बड़ी समस्याएं थीं जो कि इकोनॉमी में हम झेल रहे थे। तो इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन ढूंढा जाता है। सोल्यूशन ढूंढा गया सोशल वेलफेयर स्टेट के रूप में। सोशल वेलफेयर स्टेट में क्या कहा गया कि जो स्टेट है उसकी सिर्फ जिम्मेदारी इतनी नहीं है कि लोगों की ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करे या उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे। स्टेट की ये भी जिम्मेदारी है कि अगर जो समाज में कुछ पिछड़े वर्ग हैं, वीकर सेक्शंस हैं, उनको प्रमोट करें। जो बहुत ज़्यादा प्रिविलेज सेक्शंस हैं उनसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करें। जो गरीब हैं उनको सब्सिडी दे, उनको रिजर्वेशन दे, ताकि जो इक्वलिटी का प्रिंसिपल है, जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, जो सोशल वेलबींग एंड इकोनॉमिक वेलबींग की जो बात है वो स्टेट जो है इम्प्लीमेंट करे, तभी हम उस स्टेट को एक जिम्मेदार स्टेट मानेंगे। तो सोशल वेलफेयर स्टेट के यही काम थे साहब, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग, इक्वल अपॉर्चुनिटी, जैसे रिजर्वेशन दे करके हम इक्वल अपॉर्चुनिटी करने की कोशिश करते हैं अगर लोग पिछड़ गए हैं, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड है ना। इसके अलावा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए हमने जो है सब्सिडी दी गरीब लोगों को और टैक्स रिबेट भी दिया और जो अमीर थे उनसे ज़्यादा टैक्स वसूला। इसके बाद अगर हम बात करें राइट्स की तो इंडिविजुअल को राइट्स देने का काम भी सोशल वेलफेयर स्टेट ही करता है ना। एक तरीके से इकोनॉमिक कंट्रोलर भी बन गया वो साथ साथ में। पॉलिटिकल कंट्रोलर तो था ही स्टेट, पॉलिटिकली तो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर ही रहा था, अब इकोनॉमिकली भी थोड़ा इंटरफेयर करने लगा ताकि सोसाइटी में जो है एक व्यवस्था ऐसी बन सके जो कि सभी वर्ग के लोगों को उनकी स्थिति में बेहतर सुधार आ सके, है ना। तो जब सोशल वेलफेयर स्टेट बना तो शुरुआत में थ्योरेटिकली चीज़ें तो हमने कर ली थी, कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, लोगों को राइट्स दे दिए, लोगों को सब्सिडीज, टैक्स वगैरह वो सारी चीज़ें दे दी। लेकिन इसके बाद भी लोगों के मन में ये डिमांड थी, लोगों द्वारा ये डिमांड उठाई गई कि साहब गवर्नमेंट जो है जो भी प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन में डाल रही है या जो भी राइट्स इंडिविजुअल को दे रही है उनको इंश्योर करने के लिए अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी नहीं है, मान लो आपको राइट्स दे दिए कि आपका राइट है राइट टू इक्वालिटी, अब उस राइट टू इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर मतलब क्या है उस अधिकार का, है ना। कोई उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहा है, उसको वॉल्यूशन होने पर आप किसी कोर्ट में जाके कंप्लेंट नहीं कर पा रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। इन थ्योरी कोई आप किसी को अधिकार नहीं दे सकते, कोई व्यवस्था नहीं बना सकते। तो प्रैक्टिकली आपको उस चीज़ को करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत पड़ेगी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस बनाने की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो एक्सपेंशन है वो सोशल वेलफेयर स्टेट के बाद जब सोशल वेलफेयर स्टेट हमारा एस्टेब्लिश हुआ तब से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो स्कोप है वो बढ़ता ही चला जा रहा है लोगों की डिमांड पर, है ना। क्योंकि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में साहब सबसे पहले हमने बात की कि राजा महाराजा के टाइम पे एक पुलिसिंग स्टेट हुआ करता था। उसके बाद आए सब ब्रिटिशर्स ने क्या किया,
आए तो थे यहाँ पे व्यापार करने, लेकिन देखा कि जब सारे जो राजा महाराजा हैं, जो साम्राज्य हैं, जो अलग अलग एम्पायर्स हैं, वो सारे आपस में बटे हुए हैं और लड़ते रहते हैं, तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे तो राज किया जा सकता है। तो लोग उन्होंने जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई और राज करना शुरू कर दिया। अब राज करने के बाद उनके वो थोड़े से चालाक थे। हमारे जो राजा थे यहाँ पर वो इतने चालाक नहीं थे जितने ब्रिटिशर्स थे। रूल करने की जो उनकी क्षमता थी ब्रिटिशर्स की, वो कहीं ना कहीं वो क्योंकि यूरोप से आए थे या वेस्टर्न वर्ल्ड से आए थे, तो वहाँ पर उन्होंने जो व्यवस्था देखी थी वो यहाँ के राजाओं ने नहीं देखी थी। तो उन्हें पता था कि अगर हम यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो कोई ब्रिटिश रूल नहीं आने वाला है। कुछ राजा जो अभी रूल कर रहे हैं वो हट जाएंगे, उनकी जगह नए राजा आ जाएंगे, लेकिन रूल वो भी अपनी मर्जी से करेंगे, है ना। यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये है कि जो कानून बॉम्बे में लागू होता है वही मद्रास में, वही दिल्ली में, वही हर जगह जहाँ पे भी ब्रिटिशर्स का राज है वहाँ पर सेम तरीके के कानून होने चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि ब्रिटिश रूल है। अदरवाइज तो फिर अगर आपने ब्रिटिशर्स ने मान लो लड़ाई लड़के मद्रास का राजा हटा दिया, वहाँ पे कोई और राजा बिठा दिया, वो अपनी मर्जी से राज करेगा, किसी भी काम की पनिशमेंट देगा, किसी भी काम पे इनाम दे देगा, है ना, किसी भी क्राइम पे। और दूसरे अगर आप दिल्ली में चले जाओ या बॉम्बे में चले जाओ, वहाँ पे कुछ और ही रूल्स चल रहे होंगे। तो जब यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो फिर ब्रिटिश का राज कहाँ रह गया। तो यूनिफॉर्मिटी होने के लिए उन्होंने कुछ एक्ट्स पास किए, है ना। लोगों की पब्लिक सेफ्टी, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट या ये सारे जो भी मुद्दे थे जो लोगों की लाइफ को अफेक्ट करते थे, उसके लिए उन्होंने कुछ एक्ट्स पास किए, जैसे कि आर्म्स एक्ट पास किया, ओपीएम एक्ट पास किया, या डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया, इंडियन रेलवेज एक्ट पास किया। इस तरीके से साहब उन्होंने कुछ एक्ट्स बनाए। अब एक्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की ज़रूरत थी। तो भैया स्टेट ने जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रीजनल अथॉरिटीज़ को डेवलप किया और उनको दे दी। जैसे आज के डेट में हमारे पास डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, ग्राम सरपंच, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर्स होते हैं। इस तरीके से उस समय भी रीजनल अथॉरिटीज़ को डेवलप किया गया, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई कि भैया ये छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं इसमें आप अपने डिसीजंस ले सकते हो, अपने कानून बना सकते हो, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हो, लोगों को पनिश कर सकते हो और छोटी छोटी स्कीम्स भी बना सकते हो। जैसे अगर किसी को ट्रेड लाइसेंस देना है या किसी का लाइसेंस समाप्त करना है या कोई कैनाल बनाना है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसकी क्या स्कीम होगी, क्या बजट होगा, वो सारी चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हो। इसके अलावा अगर उस कैनाल को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, उसका पानी गंदा कर रहा है, तो उसकी पानी की सप्लाई आप रोक सकते हो। या फिर जो भी पब्लिक अफेयर्स हैं उनको मैनेज करने की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रीजनल अथॉरिटीज़ को दे दी गई थी। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जो सीड्स हैं वो तो उसी समय बो दिए गए थे, जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, जब ब्रिटिश रूल के अंदर इंडिया था, उसी समय एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जो सीड्स थे, जो बीज थे, वो बो दिए गए थे। और जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो हमने रुख किया सोशल वेलफेयर स्टेट की तरफ। सोशल वेलफेयर स्टेट हमने बनाया। जब हम अपने प्रियम्बल को भी पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है वहाँ पर, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जहाँ पर हम जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। और डीपीएसपी में भी अगर हम देखें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो वेल्थ का कंसंट्रेशन है वो कुछ हाथों में ना हो, सभी के कॉमन गुड के लिए वो काम करे, है ना। तो हमारा जो फोकस है हमेशा सोसाइटी में इक्वलिटी इंश्योर करने के लिए, फ्रेटर्निटी इंश्योर करने के लिए, डेमोक्रेटिक लीडरशिप इंश्योर करने के लिए हमारा जो है हमेशा हमारा जो इंटेंशन है वो यही रहा है ना। समाजवाद हमारे भारत में होना चाहिए। तो इसलिए हमने जो है बहुत सारे लेबर लॉज बनाए, बहुत सारे इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस बनाई, ताकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो बहुत अमीर लोग हैं, बहुत रिच कम्युनिटी है, वो गरीबों का शोषण ना कर सके। जैसे हमने इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट बनाया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बनाया, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट बनाया, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट बनाया। तो जिस तरीके से अंग्रेज बना रहे थे वैसे ही हमने भी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि रेगुलेशन करना अब हमें आ चुका था। तो हमने एक्ट्स बनाए। एक्ट के बाद हमें साहब एक स्ट्रक्चर चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चाहिए जो कि उन एक्ट्स को इम्प्लीमेंट करेगा, है ना। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा था साहब? देखो, किसी भी सरकार के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के स्कोप की बात करते हैं तो हम मेजरली एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, क्योंकि लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, जुडिशरी का काम होता है कानून को इंटरप्रेट करना और जो भी कानून का वायलेशन कर रहे हैं उनको सजा देना, और एग्जीक्यूटिव का ही काम होता है कानून को इम्प्लीमेंट करना। और इम्प्लीमेंटेशन में ही तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की ज़रूरत हमें एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में पड़ती है, और एग्जीक्यूटिव का हमने स्ट्रक्चर बनाया जहाँ पर हमने सबसे ऊपर प्रेसिडेंट की पोस्ट रखी, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट हैं, देन प्राइम मिनिस्टर हैं, देन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर्स हैं। मिनिस्टर्स में भी अलग अलग लेवल्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं सेंटर में, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं स्टेट में, है ना। और स्टेट के जो हेड हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर हैं, और वहाँ पे जो प्रेसिडेंट की जगह है वो हैं गवर्नर हैं। तो हर जगह पे हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया, और उसके नीचे
भी रीजनल अथॉरिटीज़ हैं, जैसे आपके IAS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स हैं, जो भी हैं, है ना, पुलिस को हेड करने के लिए IPS ऑफिसर्स हम बनाते हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हम IAS ऑफिसर्स DMs बनाते हैं, SDMs बनाते हैं। उसके अलावा जुडिशरी के भी कुछ फंक्शंस जो हैं हमने एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को दिए, ट्रिब्यूनल्स बना दिया हमने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना दिया हमने, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल बना दिया हमने। तो इस तरीके से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाया। तो ये ट्रिब्यूनल क्या है, स्पेसिफिक मैटर्स में डील करते हैं साहब। जैसे NGT जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सिर्फ एनवायरमेंटल मैटर्स के अगर कोई भी केसेस आते हैं तो उसमें डील करता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि स्पीडी जस्टिस मिलती है लोगों को, क्योंकि एक कोर्ट जो है वो एक ही तरीके के काम को कर रहा है। जैसे आप गाड़ी कैसे बनती है, गाड़ी बनती है असेंबली लाइन में। असेंबली लाइन का मतलब क्या है कि एक जो यूनिट ऑफ लेबर्स हैं वो सिर्फ एक काम करते हैं, जैसे कि एक है सिर्फ गेट बना रहा है, जो 50 लेबर्स की एक यूनिट हो गई वो सिर्फ गेट बना रहे हैं गाड़ी के, दूसरी यूनिट होगी जो सिर्फ टायर बना रहे हैं, तीसरी यूनिट होगी जो कुछ और स्टीयरिंग बना रहे हैं, सीट बना रहे हैं। तो इस तरीके से काम जो है वो जल्दी हो जाता है, क्योंकि पार्ट्स बन गए एक बारी तो सिर्फ उनको असेंबली तो करना है, तो असेंबली लाइन में काम होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है अलग अलग जो ट्रिब्यूनल्स हमने बनाए वो स्पेसिफिक काम के लिए हमने अलग अलग कोर्ट्स एक तरीके से बना दिए। मान लो इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी कंप्लेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रिब्यूनल बना दिया हमने, है ना। कोई भी एनवायरमेंट की कंप्लेंट है तो NGT बना दिया। इनकम टैक्स की कोई भी कंप्लेंट है तो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल बना दिया। कंपनी लॉज में कोई भी कंप्लेंट है तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बना दिया। इस तरीके से अलग अलग ट्रिब्यूनल्स हमने बना दिए, और जिससे कि जुडिशरी का जो काम है वो आसान भी हो गया और स्पीडी जस्टिस भी लोगों को मिलने लगी। इसके अलावा साहब जो भी लेजिस्लेचर कानून बनाता है उसमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को लगता है कि बनाने चाहिए, जो भी उसका प्रोसीजर है, मेथडोलॉजी है, वो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो बना सकती है। क्योंकि अगर हम हर एक निटी-ग्रिटी जो है वो सिर्फ लेजिस्लेचर ही बनाएगा हर कानून की, तो कई कई साल लग जाएंगे सिर्फ एक कानून को ठीक से बनाने में, है ना। क्योंकि ज़मीनी हकीकत क्या है, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो तभी हमें पता चलता है जब उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कानून को। तो इसलिए जो उसकी जो निटी-ग्रिटीज़ हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ ही अपने आप फिलअप करती हैं। कोई भी कानून जो लेजिस्लेचर बना रही है, मान लो GST का कानून लेजिस्लेचर ने बनाया, तो GST के अंदर जो निटी-ग्रिटीज़ होंगी वो सारी जो डिटेल्स होंगी वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ ही अपने आप फुलफिल कर सकती हैं। ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की। हमने बात करी प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स में भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, रीजनल अथॉरिटीज़ होती हैं, ट्रिब्यूनल्स होते हैं। तो ये जो मिनिस्ट्रीज होती हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट की होती हैं, अगर हम बात करें सेंटर में तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री होती है, कॉर्पोरेट अफेयर्स होते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, होम मिनिस्ट्री होती है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री होती है ना। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री होती है, रेलवे मिनिस्ट्री होती है। इस तरीके से बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं सेंटर लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम रीजनल अथॉरिटीज़ की बात करें तो सब DMs होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं जो कि IAS ऑफिसर्स होते हैं। इसके अलावा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं, पुलिस होती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स होते हैं, और तमाम तरह के डिपार्टमेंट होते हैं जो कि अलग अलग एक्ट्स को लागू करने के लिए मिनिस्ट्रीज़ की मदद करते हैं। ठीक है जी। तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, मान लो एक कानून बनाया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज़ एक्ट 1963। अब ये एक्ट तो बना दिया गया, अब इसको एक्ट को लागू करने की जिम्मेदारी किसके पास जाएगी, क्योंकि रेवेन्यू से रिलेटेड एक्ट है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास जाएगी। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो एक छोटी सी बॉडी होगी, उसके अंदर एक मिनिस्टर होगा, कुछ और सीनियर ऑफिशियल्स होंगे, वो पूरे के पूरे देश में कैसे लागू करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू बनाया गया जो कि सिर्फ रेवेन्यू मैटर्स में डील करेगा। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर हमने एक बनाया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो कि इस पर्टिकुलर एक्ट को लागू करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा, ताकि जो सिस्टमैटिकली एक कानून को हम लागू कर सकें। तो हमने डेलीगेट कर दिया, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दी, स्टेट गवर्नमेंट ने रीजनल अथॉरिटीज़ को दी, और सभी लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जवाबदेह हैं, अकाउंटेबल हैं, है ना। तो इस तरीके से साहब एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है वो काम करता है, और जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर रहेगा तब तक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी रहेगा, है ना। तो कंक्लूजन में साहब हम इतना ही कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो क्यों क्रिएट किया गया था, वो इसीलिए क्रिएट किया गया था ताकि ये जो पावर्स हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की, मैंने आपको बताया कि लेजिस्लेटिव पावर्स भी होती हैं, जुडिशियल पावर्स भी होती हैं, और इंप्लीमेंट करने की पावर्स तो होती ही हैं। तो इतनी सारी पावर्स जब हम उनको दे देते हैं तो उसको लिमिट करने के लिए हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाया, अदरवाइज वो डिक्टेटर हो जाएंगे, है ना। और जो जब हम लिमिट नहीं देंगे तो लोगों के जो राइट्स और इंटरेस्ट हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो स्कोप है वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और आगे भी बढ़ेगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।